नमस्कार। 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ कई बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आई। तो चलिए आज समझते हैं कि एक नए राष्ट्र की नींव रखना कितना मुश्किल काम था। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम शुरू करेंगे आज़ादी के ठीक बाद की चुनौतियों से, फिर बात करेंगे विभाजन की दर्दनाक कहानी की, रियासतों के विलय की मुश्किलों की और राज्यों के पुनर्गठन की, और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सब का आज के भारत पर क्या असर पड़ा है। सोचिए, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। एक तरफ सालों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का जबरदस्त जश्न था, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बंटवारे का गहरा दर्द। ये एक ऐसी सुबह थी जहां उम्मीदें और मुश्किलें दोनों एक साथ दरवाजे पर खड़ी थीं। उस रात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने मशहूर भाषण में इन्हीं उम्मीदों को आवाज दी थी। ये पल वाकई में ऐतिहासिक था, लेकिन इस नई सुबह के साथ देश के सामने कई बहुत बड़े सवाल भी थे। मोटे तौर पे देखें तो इस नए देश के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, राष्ट्रीय एकता की, मतलब इतने अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति वाले देश को एक झंडे के नीचे कैसे लाया जाए। दूसरी, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। और तीसरी, देश का विकास कैसे हो ताकि उसका फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं पहली और शायद सबसे दर्दनाक चुनौती की, विभाजन। ये एक ऐसा घाव था जिसने देश की एकता पर सबसे गहरा असर डाला। तो आखिर ये बंटवारा हुआ क्यों? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी। इसे मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौम हैं जो एक साथ एक देश में नहीं रह सकती। इसी सोच ने भारत के बंटवारे की नींव रखी। लेकिन ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने जितना आसान नहीं था। असल में जब जमीन पर बंटवारा हुआ, खासकर पंजाब और बंगाल में, तो वहां जो हिंसा और अफरा तफरी मची वो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गई। जरा इस आंकड़े की भयावहता को समझिए। लगभग 80 लाख लोग, रातों रात 80 लाख लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें, सब कुछ छोड़कर एक नई सरहद के पार जाना पड़ा। वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ये इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। और ये सिर्फ विस्थापन नहीं था, ये एक खूनी बंटवारा था। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में 5 से 10 लाख लोगों की जानें गईं। लाखों परिवार हमेशा के लिए बिखर गए, जिसके जख्म आज तक भरे नहीं हैं। विभाजन का सदमा अभी ताज़ा ही था कि भारत की एकता के सामने एक और बहुत बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा था, और वो थीं देसी रियासतें। इन छोटे बड़े राज्यों को भारत में शामिल करना एक पहाड़ जैसा काम था। इस नंबर पर गौर कीजिए, 565। आज़ादी के वक्त भारत में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 565 रियासतें थीं, और अंग्रेज़ों ने जाते जाते इन राजाओं को ये छूट दे दी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर अपना अलग आज़ाद देश बना लें। सोचिए, इससे तो देश के सैकड़ों टुकड़े हो सकते थे। ऐसे मुश्किल समय में सामने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपनी कूटनीति, सूझबूझ और दृढ़ता से लगभग सभी रियासतों के राजाओं को भारत में विलय के लिए मना लिया। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा था कि भारत बिखरने से बच गया। लेकिन हाँ, हर रियासत का विलय इतनी आसानी से नहीं हुआ। हैदराबाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां के निजाम ने आज़ाद रहने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, रज़ाकार नाम की एक सेना बनाकर अपनी ही जनता पर जुल्म ढाने लगे। तब जाकर सितंबर 1948 में भारतीय सेना को दखल देना पड़ा, और उसके बाद ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो देश की बाहरी सरहदें तो तय हो गईं, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, देश के अंदर का नक्शा कैसा होगा? मतलब जो राज्य बनेंगे उनकी सीमाएं कैसे तय की जाएंगी? ये राष्ट्र निर्माण की अगली बड़ी चुनौती थी। और यहां सरकार एक बड़ी दुविधा में थी। एक तरफ कांग्रेस ने आज़ादी से पहले वादा किया था कि राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द देख चुके नेताओं को अब डर लग रहा था कि अगर भाषा के नाम पर देश को और बांटा तो कहीं देश टूट ना जाए। इसी डर के बावजूद भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इसकी सबसे जोरदार आवाज उठी पुराने मद्रास प्रांत से, जहां तेलुगु बोलने वाले लोगों ने अपने लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर विशाल आंध्र आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, जो एक गांधीवादी थे। उन्होंने अलग आंध्र राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिन
पूरे 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी इस शहादत ने मानो एक चिंगारी का काम किया और पूरे इलाके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों का गुस्सा और आंदोलन का दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और दिसंबर 1952 में सरकार ने भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश बनने के बाद तो जैसे पूरे देश से ऐसी ही मांगें उठने लगीं। तब सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर 1956 में एक कानून पास किया गया जिसने भारत को भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में BNN बांटा। तो इन सारी मुश्किलों से लड़ते झगड़ते भारत ने जो रास्ता अपनाया, उसका आज हम पर क्या असर है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इतनी मुश्किलों के बावजूद भारत एक एकजुट देश बना रहा, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी गई और सबसे दिलचस्प बात, जिस भाषाई विविधता को पहले एक खतरा माना जा रहा था, उसे ही बाद में देश की ताकत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, आज़ादी के वक्त की ये जो चुनौतियां थीं और उन्हें जिस तरह से सुलझाया गया, उनका असर आज भी भारत की राजनीति और हमारे समाज पर कितना गहरा है।